और मध्यकालीन भारत से प्यार हो जाएगा आपको। ठीक है, इस हिसाब का सिस्टम है जी। अब अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था और लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दी। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दी। अब जब यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है तो आज इसके जो नोट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां नोट्स देखने को मिल जाएंगे भाई? यूनिट 1 के नोट्स अभी मैं खुद से अपलोड करा के आऊंगा। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद भी नहीं मिलते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की बायो में, इंस्टाग्राम जो होता है उसकी बायो में प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, यानी उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा प्रिंटेबल नोट्स इंस्टाग्राम बायो। वैसे डिजिटल नोट्स आपके करियरविल एप्लीकेशन के नोट्स सेक्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। सर व्हाट्सएप का चैनल नहीं है बेटा, सुनो, मैं आप प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मेरा काम है आपको अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। ठीक है बाबू, दिल की बात है, दिल की भाइयों वाली बात। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 हम स्टार्ट कर चुके थे कल ही, और चलिए, तो जैसे यूनिट खत्म होगा आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स बाइलिंगुअल है, कंप्लीटली बाइलिंगुअल है, लड़के ने बहुत अच्छे बनाए हैं। ठीक है, जो नोट्स खुद बना रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम क्या है? जीतराना.77। बाकी वो आपको करियरविल ऐप में भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। सर हमने पहले आपसे पढ़ लिया है तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पहले मुझसे ही पढ़ लिया है तो दोबारा सिर्फ रिवाइज करना है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। चलो भाई आगे बढ़ो। यूनिट 2 की शुरुआत कर रहे हैं, तो यूनिट 2 की शुरुआत हो चुकी थी कल ही। यहां से 1 सेकंड का समय देना, कुछ पेजेस हैं वो अरेंज करने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, रिवाइज एंड रिकॉल करा दें। चलो कल का हल्का सा रिकॉल करा देते हैं। कल आपने क्लास में देखा था कि किस तरीके से हमने चीजों को रिकॉल किया था। अनंगपाल तोमर जी थे कल। तोमर जी जो है, इनका विवाह होने के बाद इनकी बेटी के जो था, इनकी बेटी जो थी कर्पूरी, कर्पूरी से विवाह हो गया था सोमेश्वर चौहान का, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। इनका नाम था सोमेश्वर। इनसे विवाह होने के बाद सोमेश्वर जी का और यहां पर कर्पूरी जी का विवाह हो गया था। और उसके बाद जो पुत्र पैदा हुए थे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो बेटी है, जयचंद की बेटी का क्या है? संयोगिता। जयचंद पहले कर्पूरी देवी से विवाह करना चाहता था लेकिन विवाह नहीं कर पाया, जिसके बाद पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता, इन दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते मैटर बड़ा हो गया। और जहां मैटर बड़ा हो गया वहां जयचंद के द्वारा गौरी को भारत में बुला लिया गया। इसके बाद हम आगे बढ़े। मैंने फिर आपको बताया 1191 में तराइन बैटल होता है, तराइन फर्स्ट होता है। उसके बाद 1192 के अंदर आपका तराइन सेकंड होता है। इसके अंदर पृथ्वीराज जी जीते थे। इसमें कौन जीते? पृथ्वीराज वॉन। पृथ्वीराज जी इस बैटल को जीतते हैं। इसमें गौरी के द्वारा बैटल जीता जाता है, गौरी वॉन। इसके अंदर ये बैटल होता है जयचंद के और गौरी के मध्य, और इसमें गौरी इस बैटल को जीत जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं चंदावर बैटल। एक अलग से फैक्ट पूछा जाता है, ऐसा कौन तुर्की शासक था जिसके द्वारा अपनी जितने भी सिक्के चलाए गए उन पे लक्ष्मी जी की मूर्तियां छापी गई थी? तो बेटा गौरी ने लक्ष्मी मां आकृति के सिक्के चलाए थे। गॉडेस लक्ष्मी के सिक्के गौरी के द्वारा चलाए गए थे। गॉडेस लक्ष्मी कॉइन, गॉडेस लक्ष्मी एंड कुबेर कॉइन्स इशूड बाय गौरी। गौरी के द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, ये एक छोटा सा एक नॉमिनल सा फैक्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़े थे। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का पूरा जो है साम्राज्य था, और इस साम्राज्य को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। वो 4 अलग अलग हिस्से किस प्रकार से बांटे गए थे वो मैंने आपको बताए कि भाई इसके 4 मुख्य स्लेव्स थे, 4 मुख्य गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। इन चारों को वो इनका टेन्योर मिल जाएगा। हालांकि 1205 में जब ये भारत में आया था, 1205 में भारत में आया, 1206 में वापस गया, वहीं उसकी डेथ हो गई, और इसी के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। यही चीज मैं आपको बता रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, यही चीज मैं आपको बता रहा था बिना परेशानी के। आगे बढ़िए। उसके बाद अगर हम बात करें, 1 सेकंड बस, ठीक है, यहां पे नहीं है, ओके, तो यहीं पर थे भाई हम। इसके बाद की आगे की कहानी अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं।
अब आपको सबके बारे में पता लगेगा, कौन क्या था, किसने क्या किया, कौन क्या था, किसने क्या किया, आपको सबके बारे में पता लगेगा। एक बार बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई, चलो, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, ये बच्चे, ये तो होता है, ये होता है स्लाइड, स्लाइड से ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, स्लाइड वाला जो सिस्टम है वो मुझे इतना खासा पसंद है नहीं। ठीक है, स्लाइड वाला सिस्टम मुझे ऐसा खासा पसंद नहीं है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपना अलग सिस्टम जो चल रहा था हमारा। मैं लाता हूं अपना वही बैकग्राउंड। ठीक है, ये वो स्लाइड थी जो मैंने अपनी यूज करी थी, मेरी हैंड रिटन स्लाइड। तो मैंने इसके अंदर भी ये सेम चीज आपको बताई थी कि राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत कैसे होता है। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद गौड़ साम्राज्य गौरी के 4 गुलामों में बांट दिया गया। गौर प्रदेश का अफगान का हिस्सा यलदौज को मिला, मुल्तान और सिंध का हिस्सा कुबाचा को मिला, लाहौर और दिल्ली का हिस्सा ऐबक को मिला, और बंगाल और बिहार का हिस्सा बख्तियार खिलजी को मिला। अब इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझनी होंगी। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बंगाल और बिहार के बख्तियार खिलजी के बारे में। इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए, बख्तियार खिलजी। इसमें आपको हेडिंग डाल लेनी है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी हेडिंग डालो। यहां पे डालेंगे आप गौरी के प्रमुख गुलाम, यहां डालेंगे गौरी के प्रमुख गुलाम, हेडिंग यही है, गौरी के प्रमुख गुलाम। मेन स्लेव्स ऑफ गौरी, मेन स्लेव्स ऑफ गौरी, ऑफ गौरी, मेन स्लेव्स ऑफ गौरी। ठीक है, चलो, अब गौरी के प्रमुख गुलामों में सबसे पहले हम बात किस चीज की कर लेंगे भाई? गौरी के जो प्रमुख गुलाम हैं उसके अंदर आपको जानना होगा बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम है, खिलजी, बख्तियार खिलजी। तुर्क में इस वंश को, तुर्क में इस वंश को क्या कहा जाता है? तुर्क भाषा में, तुर्क भाषा में इसको खलजी कहा गया, खलजी कहा गया, खलजी, समझना। तुर्क भाषा में इसको खलजी कहा जाता है, KHALJI। वैसे हम लोग इसको खिलजी बोलते हैं, बख्तियार खिलजी। बात को समझना। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इसका प्रवेश भारत में होता है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इसका प्रवेश भारत में होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, युद्ध के बाद भारत में प्रवेश, इसका भारत में प्रवेश हुआ, इसका भारत में प्रवेश हुआ, प्रवेश हुआ। ठीक है, ही एंटर्ड इंडिया आफ्टर सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? सेकंड युद्ध हुआ था भाई 1192। तो अब याद रखिएगा, ही एंटर्ड इंडिया, ही एंटर्ड इंडिया आफ्टर तराइन सेकंड, तराइन सेकंड। ठीक बात है जी। हाँ, तराइन है क्या दरअसली बेटा? तराइन एक जगह है, तराइन एक क्षेत्र है, क्षेत्र है। दिस इज अ एरिया, यह एक एरिया है, यह एक क्षेत्र है जो कि, ठीक है, जो कि हरियाणा से ऊपर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, हरियाणा से ऊपर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है तराइन एरिया। उत्तर भारत में है ये। कहां है बेटा? ये उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में है, हरियाणा के पास है। ठीक है, जो हरियाणा के बाहर वाला पोर्शन है वो बेसिकली ये है। ठीक है, चलो, फंडामेंटल के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए बेटा। किताब यहां पे मुझसे पढ़ लीजिए, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं होगी,
उम्मीद करता हूं कि ये सवाल का जवाब आपके लिए पर्याप्त होगा और आप यहां ध्यान देने की शुरुआत करेंगे। किताबों से पढ़कर आप तब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जब आपको चीजों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। पहले चीजों को समझना सीखिए। ठीक है बाबू, अब यहां पे अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ो। ठीक है, भाइयों वाली सलाह थी है, वरना किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियन बाय जॉन हेनरी एलियट। ठीक है, हिंदी में उसका एडिशन मिल जाएगा। इसको अब देखेंगे सेकंड कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इसका भारत में प्रवेश हुआ। जो उत्तर भारत में तराइन के क्षेत्र के युद्ध के बाद ये भारत में आया था। ये जाना जाता है, इसका प्रमुख कार्य सिर्फ एक है। इसका प्रमुख कार्य जिसके लिए जाना जाता है वो समझिए। दो काम है। पहला 1193 में 1193 नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। विश्वविद्यालय को आग लगाया जाना, विद्यालय को आग लगा दी, को आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। He set fire नालंदा। He set fire नालंदा। दूसरा 1193 में ही किया था। दूसरा 1193 में ही किया था। वो क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दी। विद्यालय को आग लगा दी। आग लगा दी। आग लगा दी। ठीक है, सेट फायर विक्रमशिला। ही सेट फायर विक्रमशिला। ही सेट फायर विक्रमशिला। ठीक है, चलो अब इन दोनों को आग लगाइए। अब इसमें सबसे जरूरी चीज यह है कि इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय आखिरकार चीज क्या है? तो मैं यहां लिख रहा हूं नालंदा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। और इधर बच्चे मैं यहां पे एक चीज और लिख रहा हूं जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। इन दोनों के बारे में आपको छोटी छोटी डिटेलिंग पता होनी चाहिए जिससे कि आपको कोई समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक है, इन दोनों के बारे में बता रहा हूं मैं। अब इसमें अगर मैं इसके बारे में बताऊं जो नालंदा विश्वविद्यालय है, तो पूछा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था। ठीक है, चलो कुछ बच्चों को एक डाउट होता है, ठीक है, वो आपकी सब्जेक्ट क्लैरिटी के लिए है कि सर इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग 1203 में लगाई थी। तो बेटा 1203 का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये जो मैंने 1193 यहां पर लिखा हुआ है इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। 2011 का न्यूज़पेपर था द हिंदू। मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन शायद से 11 सितंबर है या 11 अप्रैल है। ठीक है, आप चाहो तो मैं न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा सकता हूं। 2011 का न्यूज़पेपर द हिंदू, उसमें लिखी हुई है ये बात कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार इसके द्वारा जो आग लगाई गई थी वो 1193 में लगाई गई थी। सेम चीज नालंदा की वेबसाइट पे भी लिखी हुई है कि इसके द्वारा जो आग लगाई थी वो 1193 पे लगाई गई थी। ठीक है बाबू, द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ ईयर 2011 या तो 11 अप्रैल का है या 11 सितंबर का है, आप देख सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसके बाद 1203 में क्यों कहते हैं लोग, मैं उसका कारण बता दूंगा। पहले आप यहां समझ लीजिए, शांति रखिए, शांति से सब कुछ होगा। तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? इसको बनाया किसने था? बेटा इसको बनाने का जो काम किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्यों आग लगाई थी? अरे बताऊंगा, डट जा। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त गुप्त डायनेस्टी के थे, गुप्त साम्राज्य के थे, गुप्ता साम्राज्य के थे, याद रखना।
नालंदा यूनिवर्सिटी भारत वर्तमान भारत सीमा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। वर्तमान भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय मैंने वर्तमान भारत बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो तक्षशिला सबसे पुराना है। ठीक है, तक्षशिला सबसे ज्यादा पुराना है। ये कहां पर आपको देखने को मिलता है सर? ये आपको बिहार में देखने को मिलती है। बिहार में आपको यह देखने को मिलती है। बिहार की नालंदा को आग लगा दी। शुरुआती शिक्षा में यह बुद्धों के लिए था। शुरुआती शिक्षा में यह बुद्धों के लिए था। ठीक है, याद रखना। शुरुआत में जो था, शुरुआती एजुकेशन इसमें बुद्धों के लिए थी। बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करता था। बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म की बहुत सारी शाखाएं होती है। जैसे सनातन धर्म जो होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा शायद कम पता हो, लेकिन सनातन धर्म की शाखाएं होती हैं। जैसे शैविज्म होता है, ठीक है, ऐसी वैष्णविज्म होता है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, दैवी धर्म। ठीक है, तो जो जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी ब्रांचेस होती हैं। और यहां पर आपको एक ब्रांच देखने को मिलती थी, महायान। तो महायान ब्रांच का ये फेमस था, महायान के लिए फेमस था, महायान के लिए फेमस था ये। तो इसको कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। इसको क्या कहा जाता? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, महायान इसको कहा जाता था। इसको आग लगा दी थी किसने? इसको आग लगा दी थी जो आपका बख्तियार खलजी है उसने। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। भाई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था? बनवाया किसने था इसको? बनवाया किसने था? बिल्ड किसने कराया था इसको? स्टैब्लिश किसने किया था? धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश का था धर्मपाल। धर्मपाल कौन सी वंश का था? पाल डायनेस्टी का था, पाल वंश का था। बेटा ये वो पाल वंश नहीं है जो आज की डेट में है। ये पाल वंश पुराना प्राचीन क्षत्रिय पाल वंश था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके द्वारा पाल वंश के द्वारा निर्माण किया जाता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये बिहार के अंदर काफी फेमस है और काफी अच्छा खासा इसका हिसाब किताब भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो ओके। कब बना था? जो बनने वाले बच्चे पूछ रहे हैं भाई, बनने के लिए इसको थोड़ा सा याद रखना कि ये जो बना है, जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है, ये आपका बना था 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच में। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, ये आपकी 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में बनी थी। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज, सर ऐसा क्यों कहा जाता है 1203 में इसने लूटा था? दरअसल 1203 में गौरी के द्वारा इसको बंगाल का गवर्नर घोषित किया गया था। 1203 में गौरी ने बख्तियार खिलजी को बंगाल को लूटने व शासन करने का अधिकार दिया था। बंगाल को लूटने व शासन करने का अधिकार दिया था। शासन करने का अधिकार दिया था, करने का अधिकार दिया था। ठीक है, याद रखना। अब क्योंकि 1203 में इसने दोबारा से बंगाल को लूटा था, इस वजह से कुछ किताबों में यह फैक्ट लिखा हुआ है कि इसने 1203 में इन विद्यालयों को जलाया। जो कि 1203 में जो इसने जलाया था बाबू, 1203 में जो इसने जलाया था, वो जलाया था ओदंतपुरी को। अब जो ये कह रहा है सर 1206 में तो गोरी मला था, उसके जन्म के बाद ही तो भूमि बटी थी। बेटा एक बार ये तो पढ़ लेते, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इसका भारत में प्रवेश हुआ। अब ललित ध्यान कहां है? ठीक है बाबू, तो इसको थोड़ा सा लिख लेना जो मैंने बताया है, प्यार से लिखना, भाइयों वाली बात है। ठीक है, तो 1203 में मैंने क्या बताया? बख्तियार खिलजी को बंगाल को लूटने व शासन करने का आदेश या अधिकार दिया था। किसके द्वारा? गौरी के द्वारा। अब सबसे बड़ी थियरी जो इन दोनों के बीच में आती है, सर दोनों में से कौन सा याद रखना? एनसीईआरटी पे बेटा 1193 याद रखना। नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में भी उन्होंने 1193 का जिक्र किया। अब बात को समझो बहुत ध्यान से, चुप होके, कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया। तो ये थोड़ी कहानी है, कहानी के तौर पर आपको समझना पड़ेगा। कौन सा सही है वो नहीं पता। होता यह है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद
गौरी बीमार पड़ जाता है। सिर्फ गौरी बीमार नहीं पड़ता, ये बख्तियार खिलजी भी बीमार पड़ जाता है। इनको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिस इन्फेक्शन का इलाज पूरे अफगान में नहीं था। ठीक है, उस इन्फेक्शन के इलाज को ढूंढने के लिए, उस इन्फेक्शन के इलाज को ढूंढने के लिए खिलजी और गोरी बहुत प्रयास करते हैं, ताउम्र प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा कोई प्रयास मिल जाए जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा ले। अब मैटर हो गया, क्योंकि पूरे अफगान में कोई भी ऐसा वैद्य नहीं था, पूरे अफगान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका ट्रीटमेंट कर पाए। फिर क्या हुआ? फिर किसी व्यक्ति ने, जो इनका गुलाम हुआ करता था, भारत का रहने वाला था, उसने कहा कि भाई साहब, अगर आपको ये दिक्कत हो गई है ना, तो आप क्या करो, आप ऐसा करिए, आप सीधे जाइए और भारत में ना किसी भी यूनिवर्सिटी के चपड़ासी को भी ले आओगे ना, वो भी तुम्हारा इलाज कर देगा। क्या लगा, तुम्हें इतना गर्व है अपने भारत पे? उन्होंने कहा हाँ, मुझे गर्व है अपने भारत पर। ठीक है, वो आता है नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन आता है? बख्तियार खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी में 1192 में जब भारत में आया था, यहां से एक व्यक्ति को उठाता है, यहाँ के मॉन्क को, यहाँ के व्यक्ति को जो यहाँ पे पढ़ रहा है, एक ग्रेजुएट बंदा, उसको उठा के ले जाता है अफगान कि तुझे मेरा और गोरी का इलाज करना है। ठीक है सर। अब जब इसके इलाज की बात इसके सामने आई तो वो कहता है कि देख, मैं तेरी दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा, क्या पता तू उस दवाई में कुछ मिला दे और मेरी वहीं न बोल जाए। लॉजिकल बात थी। चलिए ठीक है, आप मेरी कोई भी दवाई मत खाना, ठीक है, कोई भी दवाई मत खाना, मैं सिर्फ आपका ट्रीटमेंट करूंगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। वो जो भी वैद्य आए थे वहां पर, नालंदा यूनिवर्सिटी के थे, वो कहते हैं कि तुम दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हो? क्या लगे 5 बार। क्या लगा? क्या लगे 5 बार? सच्चे मुसलमान हैं जी। क्या लगे? ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो बुक होती है ना, बुक के पेजेस के ऊपर वो दवाई का लेप कर देते हैं, कुरान के पेजेस के ऊपर दवाई का लेप कर देते हैं। तो जब जब गौरी कुरान पढ़ता था तो उसका अरोमा जो होता था, प्लस जो अरोमा निकलता था ना बुक में से, वो स्मेल के साथ दवाई के तौर पर चला जाता था। अब जैसे ये बात हुई दवाई के, हाँ, तो दवाई के तौर पर जैसे वो जाना शुरू हुआ तो गौरी और ये बहुत जल्दी ठीक हो गए। तो गौरी ने दिमाग लगाया कि अगर इन लोगों के पास इतना दिमाग है तो बेटा ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में ये हम लोगों को गुलाम बना ले, तो इनके ज्ञान को बढ़ने नहीं देंगे। खिलजी, अभी जाओ आग लगा दो यूनिवर्सिटी को। तो जब यूनिवर्सिटी को आग लगाई गई, जब यूनिवर्सिटी को आग लगाई गई तो उसमें आग लगभग 5 से 6 महीने चली थी, क्योंकि इसके अंदर जो किताब थी वो पेज पे नहीं लिखी जाती थी, वो पांडुलिपि होती थी। पांडुलिपि कच्चे पत्तों की बनी हुई होती है और उसको जलने में समय लग जाता है, तो इसलिए इसको जलने में 5 से 6 महीने का समय लगा। और भारत का वो इतिहास जो शायद आज हमें धर्म गुरु बना सकता था, आज हमें विश्व गुरु बना सकता था, वो जल के तबाह हो गया। लेकिन भारत आज भी सबसे आगे है। उसके पीछे के कारण है आप जैसे यूथ। अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन दिक्कत यह आती है कि आप सही और गलत का फर्क करने में बहुत समय ले लेते हो, और शायद इसी वजह से भारत ना तो आगे बढ़ पा रहा है और ना आप। लेकिन आप भी आगे बढ़ेंगे और भारत भी। जरूरत है सही राह देखने की और सही राह दिखाने वाले की। काश कि आप सही और गलत में फर्क कर पाए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये कुछ चीजें इस तरीके की थी, और मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें याद रहेंगी, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पूछा जाता है इसकी डेथ कब हो गई थी? 1206 में ही इसकी डेथ भी हो गई थी। बख्तियार खिलजी की डेथ भी 1206 में ही हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ये होता है क्लियर। अच्छा, इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये कहां कहां पे यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती थी। अभी जो चीज मैंने आपको बताई वो आपको यहां भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। तक्षशिला, यह पूरे विश्व की सबसे प्राचीन है तक्षशिला। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपको यहां देखने को मिलती है, तक्षशिला। इसके बाद नालंदा है, नालंदा आपको यहां देखने को मिलती है, यहां नालंदा आपको देखने को मिलती है। और विक्रमशिला, विक्रमशिला आपको यहां देखने को मिलती है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये नालंदा होगी, विक्रमशिला होगी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहां पे भी इवन लिखा हुआ है, इसको लगभग 1193 एडी में जलाया गया था। नालंदा ये भी लगभग 1193 एडी में जलाया गया था। इसको कहा जाता है ऑक्सफोर्डम फायर। ये सब चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, याद रखना, क्रिस्टल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, मैटर क्या होता है। अब इसके एक गुलाम का तो जिक्र बेटा मैंने आपसे कर दिया,
इसकी तो पार्किंग लगा दी, कौन है बख्तियार खिलजी। अब नेक्स्ट इन तीनों को एक बार में बताना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी प्रमुख कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हेडिंग डाल लीजिए, दिल्ली सल्तनत का उदय। हालांकि वो हेडिंग तो चली रही है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, ठीक है। अगली हेडिंग है दिल्ली सल्तनत का उदय। दिल्ली सल्तनत का उदय, द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। चल सर क्या इसने तक्षशिला को जलाया था, नहीं बेटा इसने तक्षशिला को नहीं जलाया, इसने तक्षशिला को नहीं जलाया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का राइज कैसे होता है, मैंने बताया कि 1206 में गौरी की डेथ के बाद, 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद, 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऐबक के द्वारा लाहौर में स्थायी शासन की नींव रखी गई, स्थायी शासन की नींव रखी गई, शासन की नींव रखी गई, स्थायी शासन की नींव रखी गई। यही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत थी, यही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत थी, यही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत थी। यही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत थी। जो चीज मैंने अभी यहां पे लिखी है उस चीज को आप थोड़ा, इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखना शुरू करेंगे बहुत ध्यान से। आफ्टर डेथ ऑफ गौरी, आफ्टर डेथ ऑफ गौरी, ऐबक made Lahore as permanent rule center, and it was the starting of Delhi Sultanate. ठीक है, यही थी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। सर खिलजी भी 1206 में ही मरा था, हाँ बेटा खिलजी भी 1206 में ही मरा था। बांग्लादेश में वो गया था घूमने के लिए अपने प्रदेश भ्रमण पर, और वहां किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। उस समय बांग्लादेश नहीं था, उस समय वो बंगाल हुआ करता था, तो उसको वहीं मार दिया था किसी ने। ठीक है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना। अगर जरूरी होता तो मैं बोर्ड पे लिखवाता, जरूरी नहीं है, है ना। जो मैं लिखवा रहा हूं वो जरूरी है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो बहस में जैसे कोई पूछ ले आपसे तो आप उसकी हवा टाइट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं लिखवाया क्योंकि बेटा तक्षशिला हमारे इस टॉपिक से रिलेट नहीं करती। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल लेंगे। एक और चीज यहां इसी में लिख लेना, इसके नीचे ही, क्योंकि ऐबक गौरी का गुलाम था, क्योंकि ऐबक गौरी का गुलाम था, इस कारण इसके द्वारा शुरू किए गए वंश को गुलाम वंश कहा गया। इस कारण इसके द्वारा प्रारंभ किए गए वंश को, इसके द्वारा प्रारंभ किए गए वंश को इसके द्वारा प्रारंभ किए गए वंश को गुलाम वंश कहा गया।
गुलाम वंश, इसको ममलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश लेस ममलुक वंश कहा गया, ममलुक वंश कहा गया। इस चीज को लिखिएगा, बिकॉज गौरी, बिकॉज एबक वॉज स्लैब, बिकॉज एबक वॉज slave of Gauri, so its rule known as slave dynasty rule, known as slave dynasty rule। its rule known as slave dynasty rule। ठीक है, चलिए। हालांकि अगर देखा जाए तो यह गौरी का गुलाम भी था और साथ में ऐबक गौरी का दामाद भी था। यह बात भी एक फैक्ट के तौर पर आप याद रखेंगे, ऐबक गौरी का दामाद भी था, गौरी का दामाद भी था, दामाद भी था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, मेरी बात को समझना, पहले जमाने में क्या होता था, ये सिर्फ मुस्लिम्स में हुआ करता था कि अगर कोई गुलाम बहुत अच्छा काम करता है तो वो अपनी बेटी का उससे विवाह कर देते थे इनाम के तौर पर, कि जाओ हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर देते हैं, आज से तुम हमारे दामाद हुए, ये तुम्हारा उपहार है, ये तुम्हारा तोहफा है। ममलुक का मतलब क्या होता है बेटा, ममलुक इसकी जाति नहीं थी, जाति जो थी इसकी कुतुब वंश का था। वैसे तो ये कुतुब वंश था, जाति कुतुब थी, ठीक है। लेकिन ममलुक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी, ममलुक तुर्की भाषा का शब्द है, इसका मतलब है एक ऐसा आदमी जिसपे उसके माता पिता का अधिकार ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज आप मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत की क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी है, और यहां सबसे पहले हम कौन सी डायनेस्टी पढ़ेंगे, गुलाम वंश। सबसे पहले हम कौन सा वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कोई बात नहीं बेटा प्रकाश, कोई बात नहीं, इसको लिखो राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत है टॉपिक आज का। क्या गौरी का कोई बेटा नहीं था, गौरी का बेटा था, गौरी का बेटा था, किसने कहा नहीं था। ठीक है भाई प्रदीप गुप्ता, राम राम भाई। अरे बेटा नौसीन, मैं तुर्की की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है प्रकाश बेटा, जो चीजें जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगी बाबू, ठीक है। हाँ, अभी वर्तमान में उपस्थित 7,000 बच्चों में आप अकेले हैं। चलिए, अब दिल्ली सल्तनत के बारे में लिख लीजिए, दिल्ली सल्तनत आप हेडिंग डाल लीजिए, और दिल्ली सल्तनत पे देख लीजिए कितने डायनेस्टी हैं, 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत में। पहले है गुलाम या ममलुक वंश है, स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद खिलजी वंश है बाबू, खिलजी वंश 1290 1320 जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। देन तुगलक वंश है 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। देन सैयद डायनेस्टी है 1414 से 1451, खिजर खान ने स्टार्ट किया था। लोधी वंश है 1451 से 1526, बहलोल लोधी ने स्टार्ट किया था। ये एक बार बना लीजिए और इसमें सबसे पहले डाल लीजिए गुलाम वंश, बार बना लीजिए और सबसे पहले डाल लीजिए गुलाम वंश। रफीक बेटा लिखो फटाफट से। अरे शर्मा जी डट जाओ, दिख नहीं रहा है, वैसे ही लिख दूं क्या फिर। सर जब गौरी का बेटा था तो उसे साम्राज्य क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो साम्राज्य के काबिल नहीं था, इसलिए नहीं मिला। अगर ये नोट कर दो तो बता देना। नहीं लिख पा रहे होगे, रुको एक सेकंड, आज से लिख रहा हूं, लिखो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत
इसमें है 5 वंश हैं आपके, 5 वंश हैं आपके, 5 डायनेस्टीज हैं आपकी, डायनेस्टीज। इसमें सबसे पहली डायनेस्टी आप लिखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है गुलाम वंश या ममलुक वंश। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो है 1206 से 1290 और जो इसका संस्थापक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। बाकी चीजें सेम रहेंगी, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड आपको देखने को मिलते हैं गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से लेके 1320। स्टार्टिंग है इसकी फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्टार्टिंग है 1320 से 1414। स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है इसकी? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है आपका सैयद, सैयद वंश। अब सैयद वंश की स्टार्टिंग हुई है 1414 से लेकर एंड ये चलती है 1451 तक। स्टार्टिंग की है खिज्र खान ने, मिस्टर खिज्र खान, इसके द्वारा स्टार्टिंग की गई है। लास्ट बच्चे आता है आपका लोधी डायनेस्टी। ये वो लोधी नहीं है जो आज की डेट में बहुत सारे लोग सरनेम लगा देते हैं लोधी, वो नहीं है, लोधी है ये, लोधी नहीं है, लोधी है ये, लोधी वंश। अफगान का हुआ करता था, अफगान के लोग हैं ये। ठीक है, ये 1451 से लेकर और 1526 तक चला था। उसके बाद शुरुआत हो जाएगी हमारे मुगल डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था बहलोल लोधी ने, बहलोल लोधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फटाफट नोट करो। ठीक है, चलिए सर तक्षशिला एग्जिस्ट करती है? हाँ भाई, तक्षशिला पाकिस्तान में है, एग्जिस्ट करती है और वो यूनेस्को साइट बना दी है। ठीक है, चलो। ठीक है, ये जो टेन्योर मैंने लिखा है बेटा, ये वंश का टेन्योर है, ना कि किसी आदमी का। अब एक वंश में बहुत सारे राजा होते हैं, जैसे पहले वंश में 11 राजाएं हैं। पहले वंश में कितने राजा हैं? 11 राजा हैं। ठीक है, याद रखना, पहले वंश में कितने राजा हैं? 11। हाँ भाई ये है भाई, ऐसे ही खिलजी वंश का कार्यकाल है, ये गुलाम वंश, ये तुगलक वंश का कार्यकाल है, ये सैयद का कार्यकाल है और ये लोधी वंश का कार्यकाल। एक वंश में राजा बहुत सारे होते हैं, जैसे पहले वंश में 11 राजाएं हैं, दूसरे के अंदर 4 राजा हैं, तीसरे के अंदर 5, 4, 9 राजा हैं, खिज्र के अंदर 4 राजा हैं, बहलोल लोधी के अंदर 3 राजा हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे राजा हैं इसमें अलग अलग, है ना, याद रखना बेटा। जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी, इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, जो आपको लिखवा दे। अच्छा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये टेबल। एग्जाम में कई बार इस टेबल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका क्रम बताइए, क्रम किसका है। ठीक है, ऐसे सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, लिखो अब आगे। ठीक है, हालांकि ये उस समय का एक्सपेंशन है कि कौन कहां तक फैले हुए थे। ये ममलुक्स का है, ममलुक्स यानी स्लेव डायनेस्टी का है। ठीक है, ये इतने फैले हुए थे। देन खिलजीज का आ जाएगा। ठीक है, तुगलकों का सबसे ज्यादा है एक्सपेंशन, देन लोधीज का आ जाएगा। सर सैयद का क्यों नहीं लिखा? सैयद का मैं मैप बना देता हूं। सैयद का एक्सपेंशन सिर्फ इतना था। सैयद का एक्सपेंशन अगर देखना है तो सैयद का एक्सपेंशन सिर्फ इतना था। जो रेड वाला है वो सैयद का एक्सपेंशन है।
सैयदों ने ना अपने टाइम में अपने एरिया को गिरा लिया था, ये सैयद का एक्सपेंशन है, उन्होंने अपने एक्सपेंशन को गिरा लिया था, है ना। बहुत बढ़िया, हेडिंग डालिए गुलाम वंश। पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए भाई आपकी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश। स्लेव डायनेस्टी, अब सबसे पहली बात कि सर स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी है इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक कौन था। सर याद करने की कोई ट्रिक नहीं बेटा, ट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रिक का खेल वो खेलते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ट्रिक की जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी कॉन्सेप्टों पे बात कर रहे हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, अभी मैं आपको बता चुका हूं, फटाफट आप मुझे बताइए कि इसका फाउंडर कौन था, फाउंडर, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फटाफट इसका फाउंडर बताइए, फाउंडर कौन था, फाउंडर कौन था भाई इसका, फटाफट आप बताइए। गुलाम वंश का कार्यकाल, गुलाम वंश का टेन्योर या कार्यकाल, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसको ममलुक भी बोलते थे, ममलुक भी बोलते थे, ममलुक वंश भी बोलते थे, इसको ममलुक भी बोलते थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सर ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत बढ़िया, कुतुब उद्दीन ऐबक, उद्दीन ऐबक लिख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब उद्दीन ऐबक। अच्छा बालक एक बात समझना आप मेरी, ठीक है, बड़े प्यार से बताऊंगा, प्यार से है ना, प्यार PYAR, प्यार से बताऊंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के अधीन कितने समय तक शासन किया। इसका ये हो गया 6 समय तक, ये वंश का कार्यकाल है, ये वंश का कार्यकाल है। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक अपना शासन किया है तो वो समझो। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका कार्यकाल क्या था, इसका कार्यकाल, क्योंकि गुलाम वंश में तो 11 राजा हैं, अब 11 राजाओं में जिसमें एक रानी भी है ना, रानी रजिया, ठीक है, लेकिन इस ऐबक के द्वारा कितने समय तक शासनकाल किया गया, मात्र 10 वर्ष, सॉरी मात्र 4 वर्ष। तो 1206 में राजा बनेगा, 1206 में राजा बनेगा और 1210 तक राजा रहेगा। इसका कार्यकाल बहुत छोटा है, मात्र 4 साल का है, सीधी बात जी सर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं, जैसे इसके बहुत सारे उपनाम थे, इसके उपनामों से सवाल बनता है पेपर में कि इसके क्या क्या उपनाम थे। दूसरा बनता है इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, राजधानी इसने क्या बनाई, इसकी कैपिटल सिटी क्या थी, राजधानी क्या थी, ये 2 सवाल बनते हैं। राजधानी या कैपिटल सिटी इसकी क्या थी, प्लस इसका उपनाम क्या था। सर इसके उपनाम बहुत सारे हैं, सबसे पहले इसका उपनाम था लाख बख्श, इसको लोग कहते थे, इसको बोलते टाइटल या सब नेम्स। सबसे पहले इसका उपनाम आपको देखने को मिलता है लाख बख्श, लाख बख्श, बख्श। दूसरा पील बख्श, लाख बख्श, पील बख्श। तीसरा है भाई हातिम ताई, हातिम ताई, कुरान खान, कुरान खान, हातिम ताई, कुरान खान। एंड एक और है इसका सिपह सलार, सिपह सलार, ठीक है। एक और है इसका मलिक, ठीक है, एक और है इसका मलिक, मैं लिख देता हूं मलिक, ठीक है, सारे लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए। लाख बख्श, लाख बख्श, पील बख्श, ठीक है, हातिम ताई,
ठीक है, कुरान खान, ठीक है, या सिपह सलार, सिपाह सलार या मलिक। अब हर एक नाम की अपनी कहानी है, हर एक नाम की अपनी कहानी है। कैसे? लाख बख्श इसलिए कहते थे क्योंकि जब ये राजा बना तो इसने क्या किया, अपने जितने भी लोग थे प्रजा उनमें लाखों रुपए बांट दिए। दानी था, लाखों रुपए बांट दिए, इसलिए लाख बख्श, बख्श यानी बख्शने वाला, रियायत देने वाला, दयालु। लाखों रुपए बांट दिए, लाख बख्श। पील बख्श, पील का मतलब होता है एलिफेंट, पील का मतलब होता है एलिफेंट। तो जब ये राजा बना तो इसने अपने रिश्तेदारों को हाथी मुफ्त में दिए थे। जब ये राजा बना तो इसने अपने जितने भी ऐसे लोग थे जो इसके रिश्तेदार थे उनको हाथी गिफ्ट में दिए थे। ठीक है, याद रखना। तो ये पील बख्श हो गया। हातिम ताई, हातिम ताई इसलिए क्योंकि ये हाथियों से प्रेम करता था। कुरान खान क्योंकि इसको पूरी कुरान मुंह जबानी याद थी। सिपह सलार, सिपह सलार का मतलब है ये सेनापति रहा था। जी हां, ये गौरी की सेना में सेनापति रहा था, इस वजह से। मलिक, मलिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के सबॉर्डिनेट में काम करता हो या सेना का हेड हो। तो ये सेना का हेड भी रहा है, इसलिए इसको मलिक कहते थे। ठीक है, मलिकुल्लाह खान एक नाम है जो कुतुबुद्दीन, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो मलिक का मतलब होता है जो किसी सेना का हेड हो, यानी सेनापति, तो वो मलिक यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी राजधानी क्या थी? तो भाई इसकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है, राजधानी थी लाहौर। राजधानी क्या थी इसकी? लाहौर। राजधानी लाहौर थी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसने राजधानी लाहौर क्यों रखा? जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई है तो इसने राजधानी लाहौर को क्यों रखा है? ठीक है, चलिए। ठीक है, ये है क्या कह रहा है ने, आपने जितने भी ऐसे लोग थे जिसके रिश्तेदार थे उनको मैं गढ़ी दूंगा। अच्छा ओके, ठीक है भाई गुजर, यहां ध्यान दे ले। ठीक है, अब लाहौर को राजधानी रखने का कारण क्या था? कारण इसको डर था, इसको डर था कि यल्दौज और कुबाचा, इसको डर था कि यल्दौज और कुबाचा लाहौर पर कब्जा कर लेंगे। इसको डर था, इसको डर था यल्दौज और कुबाचा, इसको डर था यल्दौज व कुबाचा लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। इसलिए इसने लाहौर को राजधानी बना लिया, कर लेंगे। इसको डर था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि लाहौर पर यल्दौज और कुबाचा कब्जा कर ले। ठीक है, चलिए। ठीक है, ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। ठीक है, चलिए। ओके, बहुत बढ़िया। अगर ये चीज नोट हो गई है फटाफट बताइए सर नोटेड, देन हम आगे बढ़ेंगे। कैपिटल से क्वेश्चन कैसे बनता है? कैपिटल से क्वेश्चन बनता है कि ऐबक के द्वारा स्थापित की गई राजधानी क्या थी? ऐबक के द्वारा स्थापित की गई राजधानी लाहौर थी। एक और सवाल बनेगा कि जैसे ही ऐबक गद्दी पर बैठा, इसने बदायूं का गवर्नर किसको बनाया? तो इसने बदायूं का जो गवर्नर बनाया था वो बनाया था किसको भला? इल्तुतमिश को। यल्दौज और कुबाचा कौन है बेटा? यल्दौज गौरी का गुलाम ही था, कुबाचा भी गौरी का गुलाम था। इसके पास अफगानिस्तान का एरिया था, इसके पास मुल्तान और सिंध थे। ठीक है, ओके। एक और सवाल आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का गवर्नर किसको बनाया? इसके द्वारा बदायूं का गवर्नर किसको बनाया गया है? इसने बदायूं का गवर्नर किसको बनाया? तो लिख लीजिए बदायूं का गवर्नर किसको बनाया था। इसने एक व्यक्ति को बदायूं का गवर्नर बनाया था, और वो बदायूं का गवर्नर कौन था? लिखिए, इसके द्वारा एक बदायूं का गवर्नर बनाया गया था। बदायूं का गवर्नर, तो उसने बदायूं का गवर्नर किसको बनाया था? सर इसने बनाया था इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को, जो इसका दामाद भी था और गुलाम भी।
जो इसका दामाद भी था और गुलाम भी, इसका दामाद या गुलाम, इसका दामाद भी था प्लस इसका गुलाम भी था, स्लेव भी था और सन इन लॉ भी था, सन इन लॉ भी था और स्लेव भी था, सन इन लॉ भी था और स्लेव भी था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तु चीता। बाकी भाई कल की क्लास में हम ऐबक की वास्तुकला का जिक्र करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? ऐबक की वास्तुकला का जिक्र करेंगे। नोट हो गया? अरे आगे बढ़े क्या? मानती नहीं हो। कल की क्लास का टॉपिक है इसके समय की वास्तुकला, ऐबक के समय की वास्तुकला, ऐबक के समय वास्तुकला। आपको पता लगेगा कैसे बनी है कुतुब मीनार, कैसे बना है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके समय का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। समय समाप्ति की घोषणा होती है, युद्ध विराम हो चुका है और युद्ध को रोक दिया जाए। ठीक है, चलिए ओके। चलिए आपको नोट्स मिल जा रहे हैं, नोट्स के लिए मैं बोल दे रहा हूं, अभी अपडेट हो जाएंगे आपके नोट्स नोट सेक्शन में। ठीक है, करियर लैब पे एंड इंस्टाग्राम हैंडल में भी हो जाएंगे। ठीक है, जो बायो के सेक्शन में, तो आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे भाई आप सभी के साथ आके। और अगर कोई बात है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ लीजिए। 2 मिनट का हम देख लेते हैं डाउट सेशन के तौर पर, और आगे हम क्वेश्चन करेंगे। सर दीपावली की छुट्टियां कब से स्टार्ट होंगी? भाई पता लग जाएगी आपको, सोमवार को है? ठीक है, थैंक यू सर। स्टैटिक जी के, अरे मैंने बताया तो था, स्टैटिक जी के लिख के ही पढ़ाता हूं मैं, और वो मैं पहले बैच में पढ़ा ली थी, पहले वाले बैच में। अभी थोड़ा टाइम का हो रहा है, बाकी आप देख सकते हैं। आप बताइए क्या करना है, जैसे आप कहेंगे हम तो ऐसे कर देंगे भाई साहब। ओके चलो सर, बदायूं बहुत ज्यादा फेमस है क्या? हाँ यार काफी फेमस है बदायूं, बड़ा मतलब सेंटर रहा है, दिल्ली सल्तनत में सेंटर था बदायूं, इसी वजह से बदायूं में बहुत सारी मस्जिद वगैरह भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो तो भाई चीते की तरह अब आपसे मुलाकात करूंगा कल शनिवार है पर क्लास ली जाएगी आपकी, कल आपकी क्लास लगेगी, निश्चिंत रहिए। और कल, हाँ कल क्योंकि शनिवार है तो शनिवार में तो मैं थोड़ा फ्री रहता हूं, तो शनिवार में आपको गाना सुनाया जाएगा मजबूत वाला। ठीक है, आज नहीं कल मिलते हैं। और कल, हाँ भाई कल आपको एक डायलॉग सुनाया जाएगा, एक गाना। बाकी आप याद रखना कि राना को हाँ नहीं, राना को जी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। वो आपने डायलॉग वो भी तो सुना होगा कि पिंजरा तो वो है जहां से तुम्हें लाया गया है, ये तो शेर की गुफा है। ठीक है, चलो हम मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, ओके। अरे हाँ भाई यार, आप सब बढ़िया हैं और चीजें बहुत बढ़िया हैं, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, सभी टीचर्स एकदम सेट है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।